तो आप लोगों में से कौन कौन हिंदी मीडियम से है? अच्छा, आप 3 हिंदी मीडियम से, बाकी आप लोग इंग्लिश मीडियम के सारे। ठीक है। तो किसमें क्या नाम है आपका? अच्छा, किसमें है ग्रेजुएशन आपका? बीए किए हो यहीं रायपुर से? नरसिम्हा। आपका नाम? आपका नाम? अच्छा, कहाँ से हैं आप? अच्छा, किसमें ग्रेजुएशन आपका? सेकेंड ईयर। हाँ, मतलब ग्रेजुएशन बीए। हाँ, नीलम तांडी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? बस्तर, बसना। ओके, इसमें ग्रेजुएशन बीएससी आपका? आरंग से हो। इसमें ग्रेजुएशन? बाकी आप लोग तो खाती हूँ। ठीक। गुड इवनिंग आकांक्षा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, है ना? हिंदी और इंग्लिश साथ में लेके चलेंगे, ठीक है? हिंदी में लेक्चर होगा, लेकिन जो टर्मिनोलॉजीज होंगी वो इंग्लिश में होंगी, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले क्या है, व्हेन वी स्टार्ट अवर इंडियन हिस्ट्री, हम जब भारतीय इतिहास की शुरुआत करते हैं तो आप देखेंगे कि जो भारतीय इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 हेड्स। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है अध्ययन के दृष्टिकोण से, ठीक है? राइट, बेस्ड ऑन दी सोर्स ऑफ, बेस्ड ऑन दी सोर्सेज वी हैव, ठीक है, स्रोतों के आधार पर। तो अगर आप देखोगे कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हैं, सोर्सेज क्या क्या हैं, तो यू विल फाइंड कि देयर आर मेनी सोर्सेज, बहुत सारे स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम अपने इतिहास से परिचित हो पाते हैं, है ना? उनको मोटे तौर पर हम लिखित और अलिखित, रिटन और नॉन रिटन या कॉन्क्रीट, है ना, लिखित या अलिखित अथवा मूर्त साक्ष्यों के रूप में बांटते हैं, ठीक है? तो इतिहास का वो दौर, है ना, इंडियन हिस्ट्री का वो फेज जिसके बारे में जानने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नॉन रिटन या कॉन्क्रीट एविडेंसेस ही हैं, जिसके आधार पे हम स्पेकुलेशंस लगाते हैं, जिसके आधार पर हम एक तरीके से कयास लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा। पुरातात्विक अवशेष है और उनके आधार पर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है, उसके आधार पर हम एक कयास लगाते हैं, एक समझ लीजिए कि हम एक गैसिंग करते हैं कि उस समय ऐसा रहा होगा, ठीक है? बेसिकली हिस्ट्री में होता क्या है, माई सेल्फ आकांक्षा राठौर, परस्यूड माई बैचलर्स डिग्री इन बायोलॉजी, वेरी गुड, एंड यू बेसिकली हेल फ्रॉम आकांक्षा, रायपुर ओनली आई थिंक, ओके, सो यू टाइप मीनवाइल शक्ति डिस्ट्रिक्ट, वेरी गुड, ठीक है? तो हिस्ट्री का वो फेज जिसको जानने के लिए हमारे पास केवल और केवल पुरातात्विक अवशेषों का सहारा है, उसे हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, हिंदी में प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपको पुरातात्विक अवशेष मिलेंगे, जो भी कॉन्क्रीट एविडेंस मिलेंगे, वो बने होंगे पत्थरों के, ठीक है? और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एरा और स्टोन एज, स्टोन एज, ठीक है? तो देखिए, बाइलिंगुअल हम साथ में लेके चल रहे हैं, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, तो थोड़ा सा आप लोग समझिएगा उसको ध्यान से, है ना? मतलब देखिए क्या है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा हिंदी को भी देखिए कि भाई हिंदी में हाँ इसको अच्छा ये कहते हैं, ठीक है? और जो आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो देखें कि भाई इसको हिंदी में इस प्रकार से कहा जाता है, इस चीज को, टर्मिनोलॉजी को। तो कई बार क्या होता है कि जैसे एक लंबा दौर यहाँ पर रहा है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को काफी ज्यादा वेटेज मिला है, उनकी राइटिंग को काफी ज्यादा वेटेज मिला है, ठीक है? तो बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने इंग्लिश में लिखा और फिर सिलेक्शन लिया,
ठीक है। वैसे ही कई बार क्या होता है, जैसे अभी ये फेज चालू हुआ है, यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा वेटेज मिलेगा। तो यहाँ पर फिर क्या है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो और आपका भाषा में अच्छी पकड़ है, इफ यू हैव अ होल्ड, यू हैव अ कमांड इन लैंग्वेज, तो आप स्विच कर सकते हो, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जैसा भी दौर होगा उस हिसाब से। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि आप दोनों ही चीजों को ध्यान में रखें। और बाइलिंगुअल क्लासेस आर दी बेस्ट क्लासेस, उसमें आपका होल्ड बनता है सब आपके लैंग्वेज पे, और लैंग्वेज तो आपको देना ही है, पहला पेपर आपका लैंग्वेज ही है ना? तो उस तरीके से आप इसको देखें, है ना? मतलब आपको फिल्टर करके नहीं देखना है कि भाई जब सर हिंदी में बता रहे तो मैं हिंदी क्यों सुनूं, मैं तो इंग्लिश मीडियम का हूँ, या सर जब इंग्लिश मीडियम में बता रहे तो हिंदी वाले अपना कान बंद कर लें, है ना? तो ऐसा नहीं करना है आपको, आपको दोनों लैंग्वेजेस के लिए रिसेप्टिव होना है। ठीक है, चलिए, तो ये है ना, प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। और अगर हम इसको एक हिस्ट्री के टाइम लाइन में देखें तो ये जाएगा आपका 5 लाख बीसी से लेके 2500 बीसी तक का समय होगा। ठीक है, पूरी इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें जो इनिशियल आप देख सकते हो कि 5 लाख बीसी से लेके 2500 बीसी तक का जो समय है उसको क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक एरा बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज इस दौर के बारे में जानने के लिए हमारे पास केवल और केवल क्या है, नॉन रिटन टाइप ऑफ एविडेंसेस है, कॉन्क्रीट एविडेंसेस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस in the form of stone tools। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे कि पाषाण रूप में या पत्थरों के बने हुए औजार, है ना? ठीक है, मतलब क्या है आपका पुरातात्विक अवशेष किस रूप में, पाषाण निर्मित औजार के रूप में। ठीक है, ये हो गया। चलिए, दूसरा बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री का जो दूसरा फेज आप पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा फेज जो आप पढ़ेंगे, इस दौर के बारे में जानने के लिए यू हैव बोथ सॉर्ट ऑफ एविडेंसेस, आपके पास दोनों प्रकार के साक्ष्य हैं, लिखित भी है अलिखित भी है, दोनों है। लेकिन अगेन इस फेज की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, इस फेज के सारे इन्स एंड आउट्स के बारे में जानने के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस का ही, क्योंकि रिटन एविडेंसेस होने के बाद भी क्या है, उन रिटन एविडेंसेस को आज तक हम डिसाइफर नहीं कर सके हैं, उनको हम डी कोड नहीं कर सके हैं कि वो उसमें लिखा क्या है, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग द नॉर्मल अल्फाबेट्स, इसमें सामान्य वर्णाक्षर नहीं है, बल्कि आज आप लोग देखते हो ना व्हाट्सएप वगैरह में इमोजीज वगैरह होते हैं, है ना? तो जो इमोजीज टाइप की चीज उसमें बनी हुई है, मतलब वहां पर जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो वर्णों या अल्फाबेट से नहीं लिखी हुई है, वो किससे लिखी हुई है, पिक्चर्स के माध्यम से लिखी हुई है। इसको बोला जाता है भाव चित्रात्मक लिपि, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको पिक्टोग्राफी। तो पिक्टोग्राफी में सारी चीजें लिखी हुई हैं, दैट्स व्हाई हम आज तक उसको डी कोड नहीं कर पाए कि एग्जैक्टली उसमें लिखा क्या है। तो अगेन वी विल हैव टू रिलाई अपॉन the archaeological findings to know about this particular phase of history that is known as आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल, इतिहास का वो दौर जिसमें हमारे पास लिखित है, रिटन एविडेंस भी है, बट हम उसको आज तक डेसिफर नहीं कर पाए हैं। क्यों नहीं कर पाए हैं? क्योंकि यहाँ पर लिखी हुई जो भी चीज है वो क्या है, पिक्टोग्राफी में है। हाँ, कर लिया। ठीक है, किस लिपि में है ये, भाव चित्रात्मक लिपि में। ठीक है, भाव चित्रात्मक लिपि जिसको आज हम व्हाट्सएप के जमाने में इमोजीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसी के कॉम्बिनेशंस को बना के सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और इसको एक सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है।
दैट इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी इसको जानते हैं। यहां तक क्या था, आप देखिए जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था, इसमें आप पढ़ेंगे कि यहां तक इंसान जो था वो एक कैवमैन था, अभी उसका इवोल्यूशन हो रहा था। ठीक है, ओरेंगुटान, फिर होमो इरेक्टस, और उसके बाद फिर क्या है, वो बन रहा था होमो सैपियंस। तो उसकी जो पूरी जर्नी रही है, बोलते हैं ना बंदर थे पहले हम, है ना, तो बंदर से जो इंसान बनने की पूरी जर्नी आप पढ़ेंगे यहाँ पर इन ब्रीफ फॉर्म, है ना, पूरा एकदम ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बिकॉज इट इज नो ऑफ आवर कंसर्न। ठीक है, हमको एकदम पीएचडी नहीं करना उसमें, हाँ, लेकिन आपको थोड़ा सा पता रहेगा कि किस किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। यहाँ तक आते आते क्या हो जाएगा, वो सभ्य हो जाएगा, सिविलाइज्ड हो जाएगा। और सबसे पहले सिविलाइजेशन हमको कहाँ पर दिखाई देगा, इंडस वैली में दिखाई देगा, दैट इज सिचुएटेड एट दी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ द इंडिया, जो कि भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में स्थित है। ठीक है, मतलब अगर हम देखें मैप में, अगर हम देखें तो जैसे इंडिया का मैप है, ठीक है, तो यहाँ पर ये है आपका इंडस रिवर, इस तरीके से फ्लो होके पाकिस्तान, और उसके बाद ये अरेबियन सी में गिर जाती है। तो ये वाली जो पूरी वैली है, यहाँ पर जो पूरी घाटी बनेगी इसकी, है ना, यहाँ पर क्या होगा, एक सिविलाइजेशन का जन्म होगा, और वो क्या होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में हम इसको पढ़ेंगे, और यहाँ पर आप देखोगे इसका जो टाइम लाइन होगा वो होगा 2300 बीसी से 1750 बीसी तक का समय होगा। इज इट क्लियर? तो इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा, अभी तक जो भी हमने डिस्कशन किया है उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा प्रीलिम्स में? प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये आएगा कि भाई द ड्यूरेशन ऑफ 5 लाख बीसी टू 2500 बीसी ऑफ द इंडियन हिस्ट्री इज नोन एज, ऑप्शन ए प्री हिस्टोरिक एरा, ऑप्शन बी प्रोटो हिस्टोरिक एरा, ऑप्शन सी प्री स्टोन एज, एंड ऑप्शन डी ए एंड सी बोथ। ठीक है, तो ऐसा यू विल हैव टू आइडेंटिफाई दैट। तो टाइमलाइन आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा क्या क्वेश्चन हो सकता है कि भाई जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इट बिलोंग्स टू, हमेशा आने वाला क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू ऑप्शन ए प्री हिस्टोरिक एरा, प्रोटो हिस्टोरिक एरा, और दी हिस्टोरिक फेज ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन इज प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किससे है, आद्य ऐतिहासिक काल से है ना, तो ये डायरेक्ट आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद टाइमलाइन आपसे पूछ सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका समय अंतराल क्या था, तो 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर क्या था, आपने क्या देखा, इंसान की जर्नी देखी फ्रॉम अ केव मैन टू अ सिविलाइज्ड मैन। यहां पर आपने देखा सिविलाइजेशन के बारे में, है ना, और सिविलाइजेशन मतलब क्या होता है, किसी भी सोसाइटी का सिविलाइज्ड फॉर्म क्या होता है, किसी भी समाज का सभ्यता वाला पक्ष क्या होता है, इसमें तीन चीजें आती हैं, उस समाज का सामाजिक परिदृश्य, द सोशल एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरा, सामाजिक परिदृश्य या सोशल एस्पेक्ट। दूसरा होता है आपका आर्थिक पहलू, और तीसरा होता है राजनीतिक पहलू। तो इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री एक्चुअली? हिस्ट्री क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम फेज में किसी पर्टिकुलर प्लेस के सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट का एनालिसिस होता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री? इट इज द एनालिसिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ एनी सोसाइटी बिलोंगिंग टू एनी प्लेस इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। ठीक है, आप आगे पूरी जर्नी में आप देखोगे हिस्ट्री की, यहाँ पर तो खैर सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट तो आया नहीं होगा, है ना, you won't see any sort of society, you won't see any sort of politics, you won't see any sort of economy over here,
बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखोगे कि जो भी हमको कॉन्क्रीट एविडेंस मिले हैं, जो भी हमको आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग मिली है, इट सजेस्ट कि उनका क्या था, अपना एक सोशल एस्पेक्ट था, उनका अपना एक, इस सिविलाइजेशन का अपना एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट था, और इनका अपना एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट था। क्लियर कट हम नहीं बोल सकते कि इंडस वैली पीपल का सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या था, बिकॉज वी डोंट हैव एनी written evidence. We have written evidence, though we are not able to decipher it yet. हम उसे आज तक क्योंकि डिकोड नहीं कर पाए हैं, आज तक हम उसका क्या बोलना चाहिए, उसको हम उजागर नहीं कर पाए हैं, और इसलिए क्या है, हम क्लियर कट तरीके से नहीं बोल सकते कि सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक परिदृश्य ये था, आर्थिक परिदृश्य ये था और राजनीतिक परिदृश्य ये था। हम केवल कयास लगा सकते हैं, है ना। चलिए, इसके बाद आप देखिए क्या होगा, यहाँ पर एक इवेंट होगा, ये सिविलाइजेशन अपना अच्छा खासा चल रहा होगा, यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर एक इन्वेजन होगा, दैट इज नोन एज आर्यन इन्वेजन। ठीक है, आर्यों का आक्रमण, दी आर्यन इन्वेजन। और ये आर्यन इन्वेजन कहां पर से होगा, देखिए सिविलाइजेशन कहां पर है, ये सिविलाइजेशन कहां पर है, ये यहाँ पर सिविलाइजेशन है इनकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पर बसी हुई है। अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ इन्वेडर्स आएंगे, ठीक है, कहां से आएंगे, ये आएंगे मिडिल एशिया से, मध्य एशिया से, मोटे तौर पर आप इसको रूस वाला क्षेत्र समझ लो, मध्य एशिया। यहां से कुछ इन्वेडर्स, कुछ आक्रमणकारी आएंगे, कुछ आक्रांता आएंगे, है ना। अब वो क्या करेंगे, यहाँ पर आकर इंडस वैली पीपल को डिस्प्लेस कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे इनको और इनकी जगह ले लेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक हम पढ़ते हैं वो किसमें पढ़ते हैं, आर्यन इन्वेजन थ्योरी में हम पढ़ते हैं। और ये आर्यों का आक्रमण कब हुआ था, 1750 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 1750 ईसा पूर्व में। इसके बाद आर्यंस यहाँ पर आते हैं, सेटल होते हैं, है ना, और उनकी अपनी एक कहानी चालू होती है। तो बीच में आप देखोगे कि 200 ईयर्स का एक गैप आपको दिखाई देगा। हिस्ट्री में हमेशा याद रखिएगा, हिस्ट्री जब भी आप पढ़ रहे होगे तो हिस्ट्री में कोई ना कोई डार्क फेज होगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा 5 लाख बीसी से 2500 बीसी, उसके बाद 2300 बीसी, मतलब 200 साल जो है यहाँ का गायब है, 200 ईयर जो है वो गायब है। भाई मैंने थोड़ी ना आपको ऐसा बताया कि बस 250 यहाँ बीसी पे यहाँ पे खत्म हुआ, फिर यहाँ से ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट ऑलवेज अ डार्क फेज व्हाइल वी स्टडी द हिस्ट्री। हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा समय अंतराल होगा जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, जिसके बारे में खोज चल रही होगी, है ना, रिसर्च चल रहा होगा कुछ भी, है ना। तो वैसे यहाँ पर क्या होगा, 1750 में यहाँ पर आर्यंस आए, और उसके बाद के 200 ईयर्स में हुआ क्या, ये क्या है, इट इज अ मैटर ऑफ रिसर्च। ठीक है, इट इज नोन एज द डार्क फेस ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, अंधकार युग। सीधे पर्दा कब उठता है, जब यहाँ पर आर्यंस यहाँ पर सेटल हो गए होते हैं, है ना। पहले कहाँ पर सेटल हुए होंगे वो, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में, है ना, यहाँ पर उनका सेटलमेंट पहले यहाँ पर था। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो बढ़ते गए आगे, और उनका जो सेटलमेंट है, यू विल सी इन द ईस्टर्न पार्ट, इन द ईस्टर्न पार्ट एज वेल एज इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो आर्यंस थे वो जब यहाँ पर आकर सेटल हो गए, 1750 में आए वो, उसके बाद सेटल हो गए। ठीक है, तो उनकी जो हिस्ट्री स्टार्ट होगी, उनकी जो हिस्ट्री स्टार्ट होगी, दैट इज द लैंडिंग पॉइंट, दैट इज द लॉन्चिंग ग्राउंड ऑफ अवर इंडियन हिस्ट्री। यहीं से बेसिकली क्या होती है, इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होती है। ठीक है, यहीं से हमारी इंडियन हिस्ट्री बेसिकली स्टार्ट होती है। अभी तक आपने क्या देखा, प्री हिस्टोरिक पीरियड, इट इज नॉट द हिस्ट्री, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, इट इज नॉट द हिस्ट्री। बट अब ये जो आर्यंस की हिस्ट्री स्टार्ट होगी, है ना, उसको हम बेसिकली हम क्या बोलेंगे, हिस्टोरिक पीरियड ऑफ इंडिया।
ठीक है। और अगेन ये हिस्टोरिक पीरियड जो होगा इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा क्या है आपका, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और जो तीसरा फेज होगा वो होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो इस तरीके से है ना, आप देखोगे अगर मैं इसको पूरा करूं तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने जो चीज बताई हो कहां पर आकर फिट होगी, वो फिट होगी यहां पर आकर। ठीक है, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, और अभी मैंने बताया आपको प्राचीन, मध्यकाल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 भागों में बटा हुआ है। अच्छा, जैसे यहाँ पर मैंने क्या बताया, प्रागैतिहासिक काल जो है इसको जानने के लिए हमारे पास केवल और केवल क्या है, अलिखित साक्ष्य है, कॉन्क्रीट एविडेंस है। इसको जानने के लिए हमारे पास दोनों है, रिटन और नॉन रिटन एविडेंसेस। बट रिटन एविडेंसेस का सहारा हम नहीं ले सकते क्योंकि उसको हम डेसिफर नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन जो हिस्टोरिक फेज है इसको जानने के लिए हमारे पास सारे एविडेंसेस होंगे, रिटन भी होगा प्लस एज वेल एज कॉन्क्रीट एविडेंसेस भी हमारे पास होंगे। क्लियर होगा? चलिए तो इसके बारे में बात करूं मैं, इसके पहले आप लिख लीजिए जरा कि दी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के स्रोत, दी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, दी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के स्रोत। ठीक है, व्हाट आर दी वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये क्वेश्चन बनता है आपका मेंस में, मेंस में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, स्ट्रेट क्वेश्चन। व्हाट आर दी वेरियस सोर्सेज ऑफ नोइंग आवर एंशिएंट पास्ट, भारत के इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, भारत के इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसको। ठीक है, तो दूसरा 2 भाग में बांट के देखेंगे इसको आप। पहला है आपका लिखित, ठीक है, और दूसरा है अलिखित। ठीक है, लिखित में आप देखिए साहित्यिक, साहित्यिक साक्ष्य या लिटरेरी
लिटरेरी एविडेंसेस, लिटरेरी एविडेंसेस, ठीक है। और दूसरा क्या है इसमें, इसमें आप देखोगे पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। अलिखित साक्ष्य जो है इसमें भी आप देखोगे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, पुरातात्विक साक्ष्य, लेकिन वो लिखित नहीं होगा बल्कि वो अलिखित प्रकार का होगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए साहित्यिक साक्ष्य में क्या है, लिटरली लिटरेरी एविडेंसेस में 3 प्रकार का आप देखोगे। पहला तो वो साहित्यिक साक्ष्य, लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी एविडेंसेस जो धार्मिक है, जिनकी विषय वस्तु धार्मिक है, ठीक है, रिलीजियस है। दूसरा है आपका लौकिक, लौकिक विषय वस्तु है ना, दैट इज वर्ल्डली। और तीसरा है आपका विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण, अकाउंट्स गिवन बाय फॉरेन ट्रेवलर्स, अकाउंट्स गिवन बाय फॉरेन ट्रेवलर्स। ये विषय वस्तु है, लिखी हुई चीज का कोई ना कोई विषय वस्तु तो होगा ना भाई। जैसे आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका हिस्ट्री है तो भाई हिस्ट्री की विषय मतलब हिस्ट्री एक विषय वस्तु के रूप में अलग है, जियोग्राफी एक अलग विषय है। तो वैसे क्या है, हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास जो भी हिस्टोरिकल लिटरेचर है उसके विषय वस्तु अलग अलग है, धार्मिक है, लौकिक है और विदेशी यात्रियों का विवरण है, ठीक है, राइट। पुरातात्विक साक्ष्य जो है इसमें आप देखोगे रिटर्न में जो है ना, इसमें आप देखिए बहुत सारे अभिलेख हैं, दैट इज प्लेट्स, प्लेट्स या अभिलेख, ठीक है। पहले क्या होता था, जो भी राजा होते थे वो अपनी हिस्ट्री को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न होते थे, है ना, कि भाई दुनिया उनको किस रूप में याद रखे। तो वो क्या करते थे, अपने से जुड़ी हुई जो भी बातें होती थी, जैसे बहुत बड़ा युद्ध उन्होंने लड़ा या बहुत मतलब उन्होंने मान लो अगर कोई दान दक्षिणा की हो तो उसको क्या करते थे, वो सहेज के रखते थे, उसको कहीं ना कहीं वो आइदर इन पिक्चर फॉर्म या फिर रिटर्न फॉर्म में उसको वो लिखवा दिया करते थे कहीं पर, ठीक है। तो आज वो हमारे पास अभिलेख के रूप में है, प्लेट्स के रूप में है, ठीक है। जैसे आप देखोगे स्टोन प्लेट्स, है ना, शिलालेख जिसको बोलते हैं अपन, पाषाण लेख, पत्थरों पर कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे क्या है आपका ताम्रपत्र अभिलेख, कॉपर प्लेट, कॉपर प्लेट्स पर काफी कुछ लिखा हुआ है, बहुत सारे उनके बारे में, है ना, किंग्स के बारे में, राइट। वैसे क्या है आपका आइडल, आइडल इंस्क्रिप्शंस हैं, मूर्ति अभिलेख, मूर्ति अभिलेख, मूर्तियों पर भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो जहां पर भी अपने इतिहास को सहेजने का अवसर मिला, हमारे जो एंशियंट कैरेक्टर्स है उन्होंने अपने इतिहास को लिखा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये प्लेट्स हैं, ये अभिलेख हैं, ठीक है, उस तरीके से, और उसमें लिखित रूप में सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है, क्लियर हुआ। तो ये पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में है, ठीक है। इसके अलावा अलिखित साक्ष्य में आप देखिए, मतलब जिसमें लिखा हुआ कुछ भी नहीं रहेगा, तो इसमें आप लिखोगे आपके कॉइन्स, सिक्के, ठीक है, सिक्के, दीज आर ऑल्सो दी मेजर सोर्स टू नो अबाउट द हिस्ट्री, ठीक है, सिक्के हो गए। इसके अलावा अब देखिए इसके अलावा टूल्स, औजार, जो मैंने आपको बताया अभी, स्टोन एज में, स्टोन एज को के बारे में जानने के लिए हमारे पास क्या है, स्टोन के बने हुए टूल्स ही हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा क्या है, आप देखेंगे सम आर्किटेक्चर्स,
है ना, वास्तुकला, जैसे आपका ताजमहल ठीक है, तो इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, है ना, लाल किला है, इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है भाई, जैसे कैसे पता चलेगा, तो जैसे लाल किला है, लाल किले की दीवारें बहुत मजबूत हैं, ठीक है, और इसके अलावा आप देखोगे कि मतलब आगे पढ़ोगे आप, ये मतलब एक सेपरेट आपका पोर्शन आता है आर्ट एंड कल्चर, उसमें आप देखोगे कि आपके जो आर्किटेक्चर्स हैं वो भी बहुत कुछ बयां करते हैं अपने उस पर्टिकुलर फेज के बारे में जिस फेज में वो बना था। जैसे आप देखोगे कि जो मोहम्मद बिन तुगलक का समय था, काफी ज्यादा डिस्टर्ब्ड आपको दिखाई देगा, उस समय बहुत सारी इन्वेजन होंगे, बहुत सारी मतलब कुल मिला के लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। तो उस समय के जो भी आर्किटेक्चर्स होंगे उसमें किसका ध्यान रखा जाएगा, मजबूती का, फर्मनेस का, कि भाई आसानी से कोई उसको तोड़ ना सके। जैसे किले वगैरह भी बनाए जाएंगे तो थोड़े से फर्म स्ट्रक्चर रहेगा उनका। लेकिन शाहजहां का दौर आप देखोगे तो उस समय काफी ज्यादा शांति रहेगी, है ना, शाहजहां के समय में। और उस समय क्या होगा कि जो भी इमारतें बनाई जाएगी उसमें डेलीकेसी का ध्यान रखा जाएगा, उसमें ब्यूटी का ध्यान रखा जाएगा। ये कोशिश की जाएगी कि भाई जो भी चीज बनाई जा रही है उसमें खूबसूरती दिखे, स्ट्रेंथ पे ज्यादा काम नहीं होगा क्योंकि उस समय माहौल ही ऐसा था। तो इस तरीके से आर्किटेक्चर भी क्या होता है, उस समय की हिस्ट्री को बताने के लिए काफी बड़ा एक साधन होता है। आप देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वहां पर आपको मोहनजोदाड़ो में एक ग्रेट बाथ मिलेगा, एक विशाल स्नानागार मिलेगा। तो ये क्या दिखाएगा, वहां के लोगों का रिलीजियस बिलीफ सिस्टम दिखाएगा कि भाई जैसे आज क्या होता है, सामूहिक उपासना होती है, साथ में मिलके पूजा पाठ होता है, जैसे छठ अभी हमने सेलिब्रेट किया। तो उसमें क्या हुआ, एक नदी था, एक तालाब है, वहां पर सभी लोगों ने जाकर सूर्य को अर्घ दिया। ठीक है, तो सामूहिक उपासना पद्धति, एक साथ मिलकर किसी जल स्रोत में, किसी वाटर रिसोर्स में जाकर पूजा करना, प्रेयर करना। ठीक है, तो वही जो ट्रेडिशन है वो हमको कहाँ से दिखाई दे रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से दिखाई दे रहा है। तो उसके बारे में कौन बता रहा है कि भाई हाँ वहां पर भी ऐसा ही लोग किया करते थे जो आज हम करते हैं, कि किसी एक कॉमन वाटर बॉडी के पास जाके प्रेयर्स करना। तो वो चीज हमको कौन बता रहा है, वहां पर मोहनजोदाड़ो में मिला हुआ आपका ग्रेट बाथ। ठीक है, ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो। तो इन दिस वे आर्किटेक्चर सजेस्ट अ वास्ट हिस्टोरिकल बैकअप, है ना, दैट वी यूज टू स्टडी इन अवर एकेडमिक्स ऑल्सो। क्लियर हो गया, तो ये सारी चीजें जो है आपकी, है ना, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, अगर नोट कर लिए हो तो अच्छी बात है ना। आगे चलते हैं, वैसे आपको सारे रिटर्न नोट्स मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको एलोबरेट करना पड़ेगा कि जो लिटरेरी एविडेंसेस है उसमें रिलीजियस एविडेंस जो है, इसमें क्या होगा, जैसे वेदास, वेद, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेद और यजुर्वेद। देन वी हैव पुराणास, पुराण। ठीक है, तीसरा है आपका बौद्धिस्ट टेक्स्ट, है ना, बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, तो ये क्या है, सारे ऐसे लिटरेरी एविडेंसेस हैं जिनकी जो विषय वस्तु है, जिनका जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, रिलीजियस है। क्लियर हुआ, रिलीजियस मैटर है लेकिन उसमें हिस्ट्री को भी बताया गया है। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बौद्धिस्ट टेक्स्ट देखोगे तो इसमें एक बौद्धिस्ट टेक्स्ट है अवदान शतक। क्या नाम है उसका, अवदान शतक। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जो बौद्धिस्ट टेक्स्ट है अवदान शतक, है ना, इसमें क्या बताया हुआ है, इट मेंशंस अबाउट दी 16 महाजनपदास, 16 महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद जो इंडिया के अक्रॉस सिचुएटेड थे। ठीक है, जैसे आज स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में बटा हुआ है हमारा देश, वैसे ही 16th सेंचुरी बीसी में जब यहाँ पर गौतम बुद्ध और महावीर हुए, है ना, उस समय जो पूरा इंडिया कॉन्टिनेंट था इट वाज डिवाइडेड इनटू 16 महाजनपदास पॉलिटिकली। ठीक है,
तो किसमें उसकी मेंशनिंग मिलती है? उसकी मेंशनिंग मिलती है बौद्धिस्ट टेक्स्ट में, दैट इज नोन एज अवदान शतक। अब ये आपका प्रीलिम्स के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 16 महाजनपदास जो है उनका डिस्क्रिप्शन किस में है? तो इट इज मेंशनड इन अवदान शतक, दैट इज अ बौद्धिस्ट टेक्स्ट। ठीक है, रिलीजियस टेक्स्ट है लेकिन वो हिस्ट्री के बारे में बता रहा है, राइट? चलिए, वैसे क्या है, वेद में अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड ऋग्वेदा, it mentions about the earlier Aryan settlement in the northwestern part of India। ठीक है, वेदों में जो ऋग्वेद है वो प्रारंभिक आर्यों के इतिहास को बताता है। ठीक है, इट मेंशंस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अर्ली आर्यंस। ठीक है, प्रारंभिक आर्यों का इतिहास। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रारंभिक आर्यों का इतिहास किसमें दर्ज है? तो इट इज मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, यहां तक किसी को डाउट कुछ? ठीक है, अभी देखिए क्या है, मेरी कोशिश क्या है, आपको थोड़ा सा एक क्या बोलना चाहिए उसको, एक ओवरव्यू मिल जाए हिस्ट्री का, ताकि एक थोड़ा सा फ्लो पता चल जाए कि कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं। और साथ में जो भी चुनिंदा प्रश्न है, जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हमेशा आते रहे हैं, उनका यहाँ पर बीच बीच में जिक्र करता जाऊंगा। ठीक है, ताकि आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपके पास हो जाए और एक थोड़ा सा हिस्ट्री का आपको एक ओवरव्यू मिल जाए पूरी तरह से। अभी 1-2 दिन हम उसी पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर मेन हम डाइव करेंगे, तब हम स्पेसिफिक्स में जाएंगे। तब फिर मैं आपको स्पेसिफिकली पहले इसको डील करूंगा, है ना, इसको पहले डील करूंगा जब हम स्पेसिफिकली हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, वन बाय वन इसको सब देखेंगे हम, उसके बाद फिर इसको, फिर उसके बाद इसको। ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री एक जनरल आइडिया ले रहे हैं कि हमारी हिस्ट्री है कैसी। ठीक है, एक पूरा ब्लूप्रिंट हम इसका तैयार कर रहे हैं, 1-2 दिन अभी वही चलेगा, राइट? चलिए, तो ये समझ आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं, कुछ ऐसे लिटरेरी एविडेंसेस भी हैं, लिटरेरी सोर्स भी हैं हिस्ट्री के, जिनका जो सब्जेक्ट मैटर है वो वर्ल्डली है, जो लौकिक है ना, दुनियावी चीजों से संबंधित है वो। ठीक है, राइट? जैसे आप इसमें देखिए अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य और विष्णुगुप्त और कॉमनली नोन एज चाणक्य। ठीक है, तो इससे हमको मौर्यंस की हिस्ट्री पता चलती है। ठीक है, और ये पूरा किसके ऊपर बेस्ड है, ये जो पूरा अर्थशास्त्र है, इट इज बेस्ड ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन पर आधारित है ये। ठीक है, राइट? किसने लिखा था इसको? ये क्वेश्चन आता है फिर अगेन, अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय कौटिल्य। ठीक है, द अनदर नेम ऑफ चाणक्य वाज कौटिल्य। ठीक है, द अनदर नेम ऑफ कौटिल्य वाज विष्णुगुप्त। ठीक है, तो 4-5 फैक्ट आपके इसी डिस्कशन से तैयार होगा, राइट? तो पहला क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय चाणक्य और कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, राइट? चलिए, तो ये क्या हो गया, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ लिटरेरी एविडेंस टू नो अबाउट आवर एंशिएंट पास्ट, है ना, बट हैव द सब्जेक्ट मैटर दैट इज वर्ल्डली, है ना, लौकिक विषय वस्तु पर आधारित हमारा ये एक ऐतिहासिक साक्ष्य है साहित्य के रूप में। इसके बाद बात करते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, अकाउंट्स गिवन बाय दी फॉरेन ट्रेवलर्स। तो आप देखोगे कि इंडिया में समय समय पे बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स आए हैं और उन्होंने यहाँ पर इंडिया की, उस समय जब वो आए थे यहाँ पर,
उस समय का जो सोशल सिनेरियो था, इकोनॉमिकल सिनेरियो था और यहाँ का जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, उसके बारे में बहुत तफ़सील से जानकारी दी हुई है। जैसे आप देखोगे, है ना? आप देखोगे मेगास्थनीज़ मेगास्थनीज़ मेगास्थनीज़, है ना? ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है? और मेगास्थनीज़ जो था, ये चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में आया था और इसने लिखा था इंडिका। That gives all the details of the contemporary time of चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, पॉलिटिक्स कैसी थी, किंग कैसा था, ये सब कुछ किसमें बताया उसने? इंडिका में। तो जब हम मौर्यंस के बारे में पढ़ते हैं, तो उसका बहुत कुछ डिटेल हमको कहाँ से मिला हुआ है? इंडिका से। दैट वाज़ ओरिजिनली रिटन बाय मेगास्थनीज़, हू विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, है ना? And Megasthenes was ambassador of a Greek king, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। अच्छा, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स डोंट बॉदर अबाउट दी स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग, क्योंकि जब आप मेंस आंसर राइटिंग करते हो तो आपको आपके जो नंबर है वो स्पेलिंग मिस्टेक पे नहीं कटते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हो सकता है सेल्यूकस निकेटर की स्पेलिंग कुछ अलग हो, बट अगर आप ये लिखे और एग्जामिनर को समझ आ गया तो आपको नंबर देगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ ऐसा नहीं है ना? उनकी अगर वर्तनी में अशुद्धि होती है, मात्राओं में मिस्टेक होता है, तो फिर थोड़ा-सा नंबर कटेगा उनका। ठीक है? जैसे बालिका लिखना है, तो आपने लिख दिया बालिका, तो यहाँ पर फिर नंबर आपका एग्जामिनर काट सकता है। इंग्लिश में ऐसा नहीं है, याद रखिएगा ना? इसलिए बोला जाता है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है। ठीक है? तो पहला रीज़न तो ये है कि स्पेलिंग से एग्जामिनर को कोई भी लेना-देना नहीं है। ग्रामर से एग्जामिनर को कोई भी लेना-देना नहीं। बस उसको समझ आना चाहिए कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। ठीक? चलिए, तो ये हो गया। ठीक है? तो एक बार रिकैप कर लेते हैं हम, टाइम तो आज हो गया है। क्या-क्या पढ़ा हमने? हमने क्या देखा? इंडियन हिस्ट्री, ठीक है? इसको सोर्स के अकॉर्डिंग हम 3 पार्ट में बाँटते हैं। पहला क्या है? बोलिए। देखिए, हिस्ट्री की क्लास में बोलना है आपको ज़्यादा, है ना? सिर्फ़ सुनते नहीं बैठे रहना है। आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अच्छा, हिस्ट्री किसका-किसका फ़ेवरेट सब्जेक्ट रहा है? हे भगवान! अच्छा, चलिए ठीक है। 7 पेपर हैं आपके, देखिए टोटल। पूरा 7 पेपर्स का ही खेल है ये, है ना? और 7 पेपर में आप समझ लीजिए कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मतलब एक पेपर में तो 3 पार्ट होते हैं, तो इस अकॉर्डिंग कितने हो गए टोटल? 21 सब्जेक्ट्स हो गए आपके। अब इन 21 सब्जेक्ट्स में क्या होगा? कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपके फेवरेट होंगे, आपका दिल लग जाएगा उनसे। जैसे किसी को फिलॉसफी बहुत अच्छा लगने लगता है, किसी को इकोनॉमिक्स में बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट आने लगता है, ठीक है? किसी का मैथ्स में। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहेंगे जो बिल्कुल आपको पसंद नहीं आएँगे। अनफॉर्च्युनेटली हिस्ट्री भी उनमें से एक होता है ना? तो यहाँ याद रखना है आपको कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसमें तो आप अच्छा कर ही लोगे। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, उसमें भी आपको इंटरेस्ट लेकर
आना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो मार्क्स डाउन होंगे वो कहाँ पर होंगे? यहीं पर होंगे। तो आपको सातों सब्जेक्ट में इक्वल कमांड रखना पड़ेगा। और हिस्ट्री से मोहब्बत कर लीजिए आप। क्यों? क्योंकि जैसे एक मकान होता है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? उसकी बुनियाद। अगर बुनियाद कमज़ोर हो, तो ऊपर कितना ही अच्छा आप स्ट्रक्चर खड़ा कर दो, तेज हवा के झोंके में वो एक दिन ढह जाएगा। तो आप 7 पेपर में 21 सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो हर की कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी? हिस्ट्री से ही स्टार्ट होगी। चाहे आप लैंग्वेज पढ़ो तो, चाहे आप इकोनॉमिक्स पढ़ो तो, हर जगह हिस्ट्री आपका रहेगा। तो हिस्ट्री में आपका कमांड होना चाहिए। हिस्ट्री में बच्चों का कमांड इसलिए भी नहीं रहता क्योंकि हिस्ट्री आज तक हमको रटवाया गया है ना? रटते आए हैं अपन। लेकिन हिस्ट्री सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट के लिए रटने से ज़्यादा एक समझने की चीज़ है। और जिस दिन आप हिस्ट्री को समझने लगोगे या कोई आपको समझाने लगेगा, उस दिन फिर आपको हिस्ट्री पसंद आने लगेगी। ठीक है? तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको हिस्ट्री को रटवाएँ नहीं बल्कि समझाएँ अच्छे से। शुरुआत में थोड़ा रटने वाली चीज़ रहेगी, तथ्यात्मक जानकारी है, लेकिन बाद में सब कुछ आपके समझ पर ही निर्भर करेगा, समझना ही है आपको बेसिकली। ठीक है? राइट? तो हमने क्या-क्या देखा आज? हमने देखा प्री हिस्टोरिक एरा, स्टोन एज। दूसरा हमने क्या देखा? प्रोटो हिस्टोरिक एरा। और तीसरा हमने क्या देखा? ये कितने भागों में बटा हुआ है? 3 पार्ट्स में। जो प्री हिस्टोरिक एरा है इसको और क्या बोलते हैं? कब से कब तक है इसका स्ट्रेच? ठीक है? जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है उसको और किस नाम से जानते हैं? कहाँ कब से कब तक का इसका स्ट्रेच? ठीक है? और उसके बाद बीच में क्या हुआ? किसका इन्वेजन हुआ? आर्यंस का। कहाँ से हुआ? मिडिल एशिया से। ठीक है? ये चीज़ हमने देखी। ठीक है? अब इंडियन हिस्ट्री को जानने के सोर्सेस कौन-कौन से हैं? और दूसरा नॉन रिटन। रिटन में क्या-क्या है? साहित्यिक साक्ष्य, लिटरेरी सोर्स। और दूसरा क्या है आपका? ठीक है? लिटरेरी सोर्स में क्या है आपका? दूसरा। और तीसरा क्या है? अकाउंट्स गिवन बाय द फॉरेन ट्रैवलर्स। अलिखित में क्या है आपका? आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है, उसमें क्या-क्या है? और आर्किटेक्चर। ठीक है? एटसेट्रा, ये सारी चीजें। ठीक है? तो आज डिस्कशन यहीं तक रखते हैं, कल फिर इसको कंटिन्यू करेंगे हम, थोड़ा सा और डीप एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच।